गरीब नंद आई मायके। पूरा एक हफ्ता हो गया और राघव से बात नहीं हुई है। क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। आरुषि अच्छे खासे परिवार से थी। उसके बावजूद भी उसे गरीब राघव नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और करीब 6 महीने से मिलजुल रहे थे। पर एक हफ्ते से आरुषि की राघव से कोई बात नहीं हो रही थी। इसलिए राघव उसके घर के पीछे आरुषि से मिलने आ जाता है। उसे गले लगाते हुए आरुषि कहती है, राघव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती हूँ। घर वालों को हम दोनों पर शक हो गया है। मेरा आना जाना भी बंद हो गया था। आरुषि तुम इतने अच्छे घर में रह रही हो, क्या तुम मेरे जैसे गरीब के साथ जिंदगी बिता पाओगी? और अगर तुम मेरे साथ रह भी लोगी तो तुम्हारे घर वाले तो मानेंगे नहीं। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे बस तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो शायद मुझे अपने घर में कभी नहीं मिली। मेरी भाभीयों ने शुरू से ही मुझ पर बहुत रोक टोक की है। ठीक है, कल ही हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे। उन दोनों को गले लगते हुए आरुषि की बड़ी भाभी रश्मि देख लेती है। घर में आते ही रश्मि बवाल कर देती है, जिससे उसके दोनों भाई अरुण और कार्तिक उससे गुस्सा हो जाते हैं और कार्तिक हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। भैया दरवाजा खोलो। मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए, वो बहुत अच्छा है। तो इस गरीब लड़के से शादी कैसे कर सकती है? नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। कल ही तेरी शादी होगी, वो भी हम जिससे बोलेंगे उससे होगी। आरुषि बहुत ज्यादा दरवाजा खटखटाती है, रोते हुए घर वालों को समझाती है, पर कोई भी नहीं सुनता। वहीं दोनों भाभी अपनी सास को ननद के खिलाफ भड़का देती है। लेकिन अगले दिन आरुषि सुबह सुबह साड़ी के सहारे घर से बाहर निकल जाती है और राघव के साथ भागकर शादी कर लेती है। जब पल्लवी ननद के कमरे में चाय देने आती है तो चिल्लाकर कहती है, माँ जी, जेठ जी, जेठानी जी, जल्दी आइए। लगता है आरुषि भाग गई है और मुझे एक चिट्ठी भी मिली है। क्या आरुषि हमें छोड़कर चली गई? बहू जरा पढ़कर बता, क्या लिखा है इसमें? मुझे तो पहले ही दीदी के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसमें लिखा है, माँ, भैया, भाभी, मुझे माफ करना। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन राघव से भी बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। इसलिए हम दोनों शादी कर रहे हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब, जो भी होगा मैं वैसे ही रह लूंगी। हे भगवान, मेरी बच्ची चली गई। एक बार मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। माँ आप क्यों रो रही हो? जब उसको ही ख्याल नहीं है, कोई फिक्र नहीं है आपकी, तो जाने दीजिए ना। हमारा ख्याल नहीं है तो आप भी अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, भूल जाइए। पल्लवी, माँ को कमरे में ले जाओ। फिर पल्लवी अपनी सास का ख्याल रखने की एक्टिंग करते हुए उसे कमरे में ले जाती है। फिर दोनों भाभियां अपने पति के कान भरते हुए कहती हैं, एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि ये नंद जी खुद ब खुद भाग गई। कम से कम अब हमें घर की प्रॉपर्टी तो नहीं देनी पड़ेगी। जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जहां प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होने थे, अब वहां 2 हिस्से होंगे। क्यों कार्तिक जी? सही बोली पल्लवी तुम। अब मेरा और भैया का ही हिस्सा है यहाँ पर। हमारी बहन ने तो जो हरकत की है, उसके बाद माँ उसे पैसे देगी भी नहीं और हम देने देंगे भी नहीं। और क्या। इसके बाद चारों भाई भाभी अपने तरीके से कमला को घर में रखते हैं। वहीं आरुषि राघव के साथ शादी करके गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही थी, जहां उसके ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। अरे बहू, सुबह से काम करके थक गई होगी तू। तू आराम कर, आज का खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। आप निश्चिंत रहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप मिली। आप बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती है मेरा। आरुषि और गोमती के बीच बहुत प्यार था। वहीं 1 साल गुजर जाता है। अपनी बेटी की याद में कमला की तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो वो एक दिन फोन करके कहती है, आरुषि, तुझे अपनी माँ की एक बार भी याद नहीं आई? इतना समय हो गया है बेटा, मेरी तबीयत खराब है। एक बार आकर मुझसे मिल ले तो मैं चैन से मर भी पाऊंगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आती हूँ कल ही। अगले दिन ही आरुषि और राघव कमला को देखने के लिए पहुंचते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे मौका नहीं मिला तुझसे शादी की बात करने का। खैर, दामाद जी तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ माँ, बहुत ख्याल रखते हैं। मैं खुश हूँ, पर आप ठीक हो जाइए। नंदन जी, अब रोने का नाटक क्यों कर रही हो? माँ जी की ऐसी हालत तो तुम ही करके गई हो। खैर, जो भी हो,
अब तुम दोनों मेरे पास यहीं रहो, मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। बहू, तुम दोनों ख्याल रखना दामाद जी और आरुषि का। जी माँ जी। फिर दोनों भाभियां उन दोनों को कमरा दिखा देती है और खाने के समय कहती है, पल्लवी, आरुषि दीदी, डाइनिंग टेबल के लिए चेयर तो है नहीं, इसलिए आप दोनों जमीन पर बैठकर खा लीजिए। वैसे भी पुराने जमाने में लोग ऐसे ही खाते थे। कोई बात नहीं भाभी, मुझे तो वैसे भी इसकी आदत है। सही है, इन लोगों की औकात जमीन पर बैठने की ही है। रश्मि, जरा मुझे आलू का पराठा देना। हाँ, ये लीजिए। भाभी, मुझे भी दीजिए ना, आपको पता है ना मुझे ये कितना पसंद है। माफ करना दीदी, आपका सोचकर मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे। आप गरीब घर में रहती हो ना, तो देसी घी के पराठे कैसे खाओगी, आदत नहीं होगी ना, इसलिए मैंने आपके लिए नरम नरम रोटी बनाई है। ये लीजिए, पराठे आपके भैया के लिए। कोई नहीं भाभी। ऐसे ही एक हफ्ते के अंदर दोनों भाभियां कभी आरुषि तो कभी राघव के साथ बुरा बर्ताव करती हैं। उन्हें वो मान और सम्मान मिलता ही नहीं है जिनके वो हकदार थे। फिर एक दिन राघव कहता है, पल्लवी भाभी, मुझे वो कपड़े प्रेस करने हैं, तो मुझे प्रेस चाहिए, मिलेगा क्या? अरे भाई साहब, आप तो गरीब है ना, अपने घर में प्रेस नहीं करते होंगे, तो यहाँ कपड़े प्रेस करके क्यों पहन रहे हो? ऐसे ही रहने दीजिए। बहू, ये तो दामाद जी से कैसी बात कर रही है। तो कैसे बात करूं माँ जी? जब ये गरीब है, गरीब रहने की आदत हो गई होगी, तो ये सारी चीज यहाँ देखकर क्यों मांग रहे हैं? बस कर बहू, मुझे वसीयत की बात करनी है, इसलिए सब मेरे कमरे में आ जाओ। कुछ देर बाद घर के सभी लोग कमला के कमरे में चले जाते हैं, जहां वो 3 हिस्से की प्रॉपर्टी करती है। लेकिन दोनों भैया भाभी को यह हजम नहीं होता है। माँ भूल गई हैं क्या आरुषि ने क्या किया है? फिर इसे प्रॉपर्टी काहे दे रही हैं? मैं बराबर हिस्सा कर रही हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद कोई लड़े ना। माँ, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहो, यही मेरे लिए काफी है। मैंने जो कहना था कह दिया। चारों भैया भाभी को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो राघव और आरुषि को कमरे में बुलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। देखो नंद जी, अगर माँ जी की तबीयत ठीक ठाक रहने देना चाहती हो तो वसीयत से अपना नाम हटवा लो, वरना जहाँ माँ जी को 1 महीना जीना होगा वहाँ वो 10 दिन जिएंगी। हाँ छोटी, प्यार से समझ जा, वरना कुछ और भी किया जा सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप आरुषि के भाई होकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो बीच में मत बोल, समझा? आप सब लड़िए मत, मुझे कोई वसीयत नहीं चाहिए, मैं माँ से कह दूंगी। ये सारी बातें कमला कमरे के बाहर से सुन लेती है और आकर अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मारती है। तुम चारों इतना नीचे गिर जाओगे मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने फैसला किया है, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं आरुषि और दामाद जी को दूंगी, ना कि तुम्हें। बहुत परेशान किया है ना तुमने मेरी बेटी और दामाद जी को। निकल जाओ इस घर से चारों। अरुण, कार्तिक, तुम दोनों तो मेरे अपने हो, क्या कमी रह गई थी मेरे संस्कार में जो अपनी बहन के साथ ही ऐसा कर रहे थे? नहीं माँ, ऐसी बात मत कीजिए, मैं क्या करूंगी इतनी प्रॉपर्टी का, और इन पर तो दोनों भैया का भी हक है, मैं इनका हक नहीं लेना चाहती, आप माफ कर दीजिए। देखो तुम दोनों, आरुषि कैसे तुम्हारा ही पक्ष ले रही है, जबकि तुमने इन दोनों के साथ ऐसा किया है। हमसे गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हम लालची हो गए थे। हाँ माँ जी, नंदोई जी, दीदी हमें माफ कर दीजिए। हमें भी। चारों अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं, जिसके बाद कमला उन्हें माफ कर देती है। दोनों भाभियां सुधर जाती है, फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। आजा मेरी प्यारी बहू, आखिर मेरे आरिफ की बहू भी आ गई। ये कहानी एक सीधी सादी मासूम देहाती लड़की रागिनी की है, जो कि रंगरूप से काली होने के कारण अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेलती है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आरव नाम का एक अमीर लड़का आता है जो उसे बेहद प्यार करता है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, पर आगे क्या होगा? क्या रागिनी अपने ससुराल में अपनी गोरी जेठानी के साथ खुश रह पाएगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ माँ जी, आ तो गई, लेकिन हमारी देवरानी कितनी काली है, कहाँ ये और कहाँ हम, गोरी सी। तीवर जी, आपको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि अपनी जैसे रंगरूप की पत्नी ले आऊं? वही तो, अब देवर जी आप कहीं देवरानी जी के साथ बाजार या मॉल घूमने, मूवी देखने जाओगे तो कितने लोग आपको ताना देंगे और आपको काली पत्नी वाला कहेंगे। अरे आप ये छोड़ो,
हम 5 बहू का संगठन बनाकर कैसे चलेंगी, क्योंकि उसमें तो ये काली देवरानी सी अलग सी चमकेगी। देवरानी जी, आपने फेयर एंड लवली नहीं लगाया। क्यों? कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी आपको, और उससे भी असर नहीं पड़ा तो फेयर एंड हैंडसम दे दूंगी, लड़कों की गोरी करने वाली क्रीम। बस भाभी, और कुछ मत कहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर रागिनी के साथ जीवन बिताने का वादा किया है। समझ आया तुम चारों बहू को? भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि बहू बहुत अच्छी है। अब सब अपने अपने कमरे में जाओ। फिर थकान की वजह से सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब रागिनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है तो देवयानी कहती है, वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। लगता है जैसे माँ देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम पर। बिल्कुल स्वाद अनुसार ही है सारे मसाले। ये लो तुम्हारा शगुन, ये मेरा पुश्तैनी हार है। शुक्रिया माँ जी। वो क्या है ना, मैंने बहुत जल्दी खाना बनाना सीख लिया था, इसीलिए मुझे सब बनाना आता है। देख रही हो दीदी, कैसी सासू माँ इस काली बहू को तारीफ करे जा रही हैं और खाने पर खाना खाया जा रही हैं। हाँ हाँ, छोटी सब देख रही हूँ। हमें तो शगुन में चांदी का सिक्का थमा दिया और उसे पुश्तैनी हार दे दिया। सच बताऊं तो मेरी आंखें ये मंजर देख नहीं पा रही। लगता है माची को काली बहू ज्यादा ही पसंद है, इसे तो अब हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। तुम चारों क्या खुसर पुसर कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। काली बहू अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभालती है, लेकिन जेठानियां उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अक्सर उसे कोई ना कोई काम देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन आकृति रागिनी से कहती है, रागिनी ये क्या है? ना बहुत दिनों से तुमने डस्टिंग की, हम तो वैसे भी करते ही रहते हैं। तो ये रसोई घर है, बर्तन बहुत गंदे हो रहे हैं, तुम सारे साफ कर लेना। और हाँ, सलोनी के कपड़े ड्राई क्लीनर पर देकर याद से आ जाना। हे भगवान, इतने सारे बर्तन मुझे अकेले साफ करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। अभी 1 मिनट में सारा काम खत्म कर दूंगी। क्या हुआ? इतने बर्तन देखकर पसीना निकल गया क्या? मैंने तो सुना था देहाती लोग काम करने में काफी माहिर होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो जिठानी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जल्दी से काम खत्म कर दूंगी। फिर आकृति वहां से चली जाती है और रागिनी 2-3 घंटे तक रसोई के बर्तन साफ कर रसोई को चमका देती है और सलोनी की साड़ी ड्राई क्लीन से करवा कर लाती है तो मीनका उसे खाना बनाने का काम देती है। काली देवरानी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। कितना काम करती हैं आप। वो क्या है ना, मैंने हाथों में नेल आर्ट करवाया है तो आप सबका खाना बना देंगी। नौकर तो छुट्टी पर चले गए हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी से कर देती हूँ, ये भी काम पूरा हो जाएगा। फिर रागिनी खाना भी बना देती है। वो बहुत थक जाती है, लेकिन चारों गोरी जेठानी उसे परेशान करने से चूकती नहीं थी, उस पर अत्याचार करती थी। जब मन आता गोरी जेठानियां काली बहू का अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के सामने मजाक भी उड़ाती थीं और भोली भाली रागिनी को इस बात का पता तक नहीं चलता था। एक दिन रागिनी घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो काफी छींक रही होती है। आच्छू! हे हरि राम, कृष्णा जगन्नाथ प्रेमानंद, ये मुझे कितना जुकाम हो गया है। अरे ये क्या बहू, तुझे तो बहुत छींक आ रही है। ठीक नहीं है ये, तू आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म काढ़ा लेकर आती हूँ। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? चुप कर, मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती हूँ क्या? फिर देवयानी रागिनी के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसको पिलाने के बाद उसके सर की मालिश भी कर देती है। दरअसल देवयानी अपनी चारों बहू से ज्यादा रागिनी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसका स्वभाव काफी चंचल था। एक शाम पड़ोसन अनीता देवयानी के पास आकर कहती है, हाय देवयानी, कैसी हो? एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी बेटे की 1st एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। सो अपनी 5 बहू के साथ मेरे कल घर पर टाइम से आ जाना, 5 बजे। या श्योर, व्हाई नॉट, मैं अपनी 5 बहू को लेकर आऊंगी। फिर देवयानी अपनी 5 बहू को पड़ोसन के इनविटेशन के बारे में बता देती है। अगली शाम चारों बहू सुंदर सी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती हैं। तभी रागिनी उनसे कहती है, जिठानी जी, आप चारों की साड़ी और मेकअप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। माँ जी ने कहा है बहुत बड़ी पार्टी है तो अच्छे से तैयार हो जाओ, तो आप मुझे तैयार कर देंगी? मुझे ये मेकअप वगैरह आता नहीं है और माँ जी मंदिर से सीधा पार्टी में आ जाएंगी, उनकी चिंता मत कीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें इतना अच्छा तैयार करेंगे कि सब लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे रागिनी। क्या पता हम भी फीके पड़ जाएं तुम्हारी खूबसूरती के आगे। शिवानी, ये तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
तभी शिवानी अपनी तीनों जेठानियों को आंख मारती है। ओह अच्छा 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 रागिनी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ। तब तक तीनों जेठानी जी तुम्हारा मेकअप कर देंगी। ठीक है भाभी। फिर तीनों जेठानी उसका जोकर जैसा मेकअप कर देती हैं, बालों को खराब कर देती हैं और चमकीली सी साड़ी पहना देती हैं। ओके, अब तुम तैयार हो गई हो, लेकिन खुद को शीशे में मत देखना, सीधा पार्टी में चलो। हाँ, हम चाहते हैं कि तुम लोगों से अपनी तारीफ सुनो कि कितनी अच्छी लग रही हो। सच में जेठानी जी, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ बहुत। फिर पांचों बहू पार्टी में पहुंच जाती है, जहां अमीर लोग रागिनी को जोकर जैसा मेकअप देखकर उस पर बहुत हंसते हैं, साथ में जेठानियां भी। अरे ये पार्टी में इतनी चमक धमक वाली जोकर बच्चों के लिए बुलाई है क्या? कितना अच्छा मेकअप किया है। कौन है वो मेकअप आर्टिस्ट? OMG, इतना फनी मेकअप देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? ये क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? ये लोग मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हैं? एक तो काली पीली सी है, ऊपर से इतना वाहियात मेकअप। काली देवरानी इसी के लायक है, ऐसे ही मजाक बनना चाहिए इसका। बड़ाई थी हमसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली। हाँ, अब दिख गई सुंदर। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता हुआ देख रागिनी को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए पार्टी से बाहर आ जाती है कि देवयानी उसे देख लेती है। ये क्या बहू, इतना क्यों रो रही है? लगता है मेरी चारों बहू ने फिर कुछ किया है। तभी देवयानी की पुरानी नौकरानी शीला पार्टी का सारा हाल उसे बता देती है। फिर देवयानी अपनी बहू का मेकअप हटाकर पार्टी में ले जाती है। आकृति, मेनका, शिवानी, सलोनी, ये सब क्या है? इतना बड़ा मजाक तुम कैसे कर सकती हो? इतने लोगों के सामने, वो भी अपनी ही देवरानी का। क्या उसने कभी तुम्हारे साथ गलत भी किया है जो तुमने उसकी पूरी पार्टी में मजाक बनवा कर रख दिया? उस बेचारी ने सिर्फ तुमसे मेकअप करने को तो कहा था, उसके लिए तुमने ऐसा किया? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे तुम चारों। मेरी बहू भले ही काली है, लेकिन उसका दिल तुम चारों से काफी ज्यादा अच्छा है। इतना भी अपने गोरेपन का घमंड नहीं होना चाहिए किसी में भी। तुमने रागिनी का दिल दुखाकर मेरा दिल दुखाया है, इसलिए तुम चारों को मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर देवयानी रागिनी को अपने साथ ले जाती है। तभी उसकी चारों बहू उसके पैर पकड़कर सबके सामने माफी मांगती हैं। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी भूल का पछतावा है। आज के बाद माँ जी हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, माँ जी से बोलो ना। माँ जी, चारों जेठानी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए माफ कर दीजिए उन्हें। ठीक है बहू, लेकिन सिर्फ तेरे कहने पर। इस तरह चारों घमंडी जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रागिनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।